कैबिनेट मंत्री दत्ती गांव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाए गंभीर आरोप। क्षेत्र के विकास को बताया मुख्य लक्ष्य, विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप। सुनिए और क्या कहा दत्ती गांव दरबार ने एनटीवी टाइम से विशेष बातचीत में। हमारे साथ मौजूद है बदनावर के लोकप्रिय नेता राजवर्धन सिंह दत्ती गांव। ये बदनावर में लगभग 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन रहे थे कांग्रेस के विधायक। पूर्व में इनका राजनीतिक सफर निर्दलीय से चालू हुआ था, कांग्रेस में रहे, अब भाजपा में है और भाजपा ने इन्हें कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया है। आइए हम चर्चा करते हैं राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव से और बताते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दत्ती गांव जी, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। अब बताइए कि किस प्रकार से आप अब बदनावर को विकास की दिशा की ओर अग्रसर करेंगे। विकास एक निरंतर की प्रक्रिया है, कोई एक दिन का कार्य नहीं है। और अभी से हम लोगों ने हर विभाग में जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है उसके हिसाब से तैयारी करी है, चाहे वो सड़कों के मामले में रही हो, चाहे कुछ समय पूर्व चाहे किसानों के गेहूं पार्जन के मामले में रही हो। कोरोना की समस्या होने के उपरांत भी हमारे प्रयास रहा कि करीब करीब समस्त किसानों को ढूंढ लिया जाए। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आई, क्योंकि बारदान की दिक्कत थी, पश्चिम बंगाल से नहीं आ पा रहा था, हमवानों की दिक्कत थी, कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ इसलिए उसको भंडारण की दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे जिले में जहां 3,55,000 करीब हमने उपार्जन किया, वहीं बदनावर में हमने करीब 1,55,000 से बदनावर में किया। तो जिले का 1/3 गेहूं हमने बदनावर विधानसभा से लिया है। और अभी करीब करीब सब किसानों का पेमेंट भी हो गया, कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे जो एफसीआई की दिक्कत की वजह से है, कुछ गीले गेहूं की वजह से शायद कुछ मेरे ख्याल से 100-200 किसान बचे होंगे। इसके उपरांत हमने ये भी प्रयास किया है कि वर्षा ऋतु में जो पिछले बार दिक्कत आई, जहाँ करीब 65 इंच बरसात हुई, इस बार भी मानसून बताया जा रहा है, 70 दिन का मानसून फोरकास्ट है। हमने कोशिश करी है कि करीब करीब हर गांव सड़क जहां नहीं है वो जुड़े, और जहां पुरानी बनी है खराब हो गई है उसका दुरुस्तीकरण हो। तो लगभग हमने 200 मार्ग चिन्हित किए हैं, जिनका कार्य कुछ का प्रारंभ हो रहा है, कुछ का हो जाएगा, और इसका टारगेट हमारा अभी मानसून में ही है। इसके अलावा जहां पानी की समस्याएं पहले हुआ करती थी, चाहे वो हमारा पश्चिम क्षेत्र रहे, वहाँ करीब 112 करोड़ की योजना सैंक्शन है। हमारा जो दूसरा क्षेत्र है कोत बड़वाल का नेवरीपाड़ा होकर, जो पहले फ्लोराइड प्रभावित योजना मैंने कराई दिल्ली से, वो काफ़ी पहले हुई थी, वो करीब 2005 में हुई थी। तो तब से आबादी बढ़ गई क्षेत्र की। उसमें हमने पुनः शिवराज सिंह जी से 15 करोड़ का फ्लोराइड का एक और योजना उसको अपग्रेड करने के लिए सैंक्शन कराई है। इसके अलावा हमने प्रयास किया है कि सुदूर जहाँ जहाँ 2 तहसीलों में जुड़ाव कम है, यहाँ विशेष तौर पे चामला क्षेत्र हमारा है, जो राजपूत बहुल्य क्षेत्र भी है, यहाँ पे हमने नावदा को जोड़ा है। नावदा से हमने बीड़ धाना खड़ी होकर मुख्य धारा जो कानून हमारा मुख्यालय उसको जोड़ के वो हमने सैंक्शन कराई है। चिड़ावत मैंने जो एक लंबे समय से समस्या थी वो सैंक्शन कराई। वहाँ पे हमारे कुछ मित्र कहने लगे कि अरे साहब, ये तो राजवर्धन सिंह की वजह से सड़क चालू नहीं हो पाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया रुक गई कोरोना को लेकर, तो सड़क का रुकना स्वाभाविक था, वो बैन विश्वव्यापी था, हमारे देश में लॉकडाउन था, वो काम अभी चालू हो गया। और मेरे ख्याल से हमारा प्रयास रहेगा किसी बरसात में जिन लोगों को धार से नागदा आने में दिक्कत ना है, उसको हम तीव्र गति से कराएंगे। चाहे पश्चिम में हमारी तिलगारा से लेके बदनावर ये रूपाकड़ा होके जो मुख्य मुल्खान मार्ग आता उसका मामला रहा है। इसके अलावा हमने धार के जो गांव हैं आपके बेगंदा से लेके गढ़ावद है, या खंडीगारा से जब बड़ी कड़ोद जाते हैं छायन होते हुए हमारा गढ़ावद रास्ता जाता है, वो भी मैंने नरेंद्र सिंह जी तोमर से आग्रह किया है। करीब 15 किलोमीटर की रोड है, तो प्रधानमंत्री में जुड़वा के इसका टेंडर करीब काम चालू करवाने का मेरा प्रयास अभी भी है, तो सैंक्शन उसका भी हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से मुख्य जहाँ जहाँ जो गैप और समस्याएं थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। बहुत एक लंबे समय से अनारत की स्कूल की मांग रही है, जो हमारी नहीं हो पाई, उसको 10 तक करना है। हमारा सादलपुर में स्कूल की मांग रही है, हमारी बिजूर में स्कूल की मांग रही है, हमारी बिलोदा में, ऐसे तमाम जगह स्कूल की मांग, रामपुर में हमारे यहाँ स्कूल की मांग रही है। इसी प्रकार से इधर क्षेत्र हम अगर बदनावर ब्लॉक में आए तो हमारी छायन में स्कूल की मांग रही है, बोरदा में स्कूल की मांग रही है, हमारा
पडूनिया और कनवासा क्षेत्र में इधर स्कूल की मांग रही। तो ये तमाम जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता है, बिजली विद्युत के क्षेत्र में हमारे सिमला पंचायत में, जहाँ खलोला में विद्युत की मांग रही हो, विद्युत में काफ़ी अपग्रेड हम लोगों ने किए हैं। अभी पुनः मैंने कलेक्टर साहब से कहा है 9 तारीख को जाके वो बदलाव में समीक्षा बैठक लेंगे, जो कार्य अवरुद्ध हैं या जहाँ प्रगति कम है उस पर समीक्षा लेके उसकी प्रगति हम तीव्र गति से कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मूलतः पूरा समग्र परिस्थिति अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य है कि एक तो बरसात का समय है, बरसात के समय मुख्यतः 2 दिक्कतें आती है। एक तो आने जाने की समस्या आती है, दूसरी कई जगह पानी अतिवृष्टि की वजह से गांव में पानी, जैसे तीसगांव में भी पानी भर गया। अब तीसगांव में पानी भरने का कारण है कि जब से रोड बनी है तो जो MPRDC के जो भी ठेकेदार थे, जो भी उस टाइम प्लान बना, उसमें उन्होंने ये नहीं सुनिश्चित किया कि कितने पानी की कितनी निकासी की आवश्यकता, उसमें नाले की निकाल की आवश्यकता है। 3 करोड़ के प्रस्ताव की नाली वहाँ बनी है, एक बड़े पुलिया की आवश्यकता वहाँ थी। पुलिया मैंने सैंक्शन करा दिया है, तो जब भी हम उधर जाएंगे मैंने कलेक्टर साहब से कल पुलिया का हम कार्य प्रारंभ कराएंगे। पुलिया बड़ा होने से पुलिया स्पेशल से पानी निकल जाएगा। ऐसी बहुत सी जगह बहुत सारी काम हैं और सभी काम कराने हैं। मैं नहीं कहता कि मैं एकदम जादू की छड़ी लेके आ गया और तत्काल वहाँ स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि मेरा प्रयास रहेगा सभी तमाम बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, चाहे सरपंच हो, चाहे स्थानीय हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, सबसे एक मिलके एक समग्र जो विकास का की अवधारणा है वो उसका स्वरूप हमें न सिर्फ वो कागज पर है बल्कि वो हमें धरातल पे दिखे। तो इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। एक और समस्या पहले थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का दिल्ली से घोषणा करी थी, वो कई जगह पटवारियों की लेट लतीफी की वजह से उनकी ID और नंबर कनेक्ट नहीं हुए थे, तो पैसा उनके खातों में नहीं जा रहा था। वो भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि उसको अतिशीघ्र उसको लिंक करें, उसका लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। अभी जैसे पहले जब चने का मामला आता था तो चने के मामले में एक तो समय सीमा कम थी खरीदी की, और हमारे क्षेत्र में सिर्फ 15-16 कुंटल चना लिया जाता था। हमने शिवराज सिंह जी से, कमल पटेल जी से मिलकर उसकी सीमा बढ़ाई। अब 20 कुंटल चना हमारे यहाँ पे लिया गया, सिर्फ 20 कुंटल लिया गया, बल्कि उसकी समय सीमा भी हमने बढ़वाई। इससे प्रत्येक किसान को करीब 1 बीघा में 4 से 5 हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। तो मैं ये सब आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि हमारा प्रयास ये है कि अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई वैश्विक रूप से कोरोना के बाद। ऐसी महामारी ना हमने कभी देखी, ना हमने सुनी। तो कोरोना को लेके अनावश्यक राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना आया, कोरोना क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, वो प्रकोप था। और इस प्रकोप में पूरे देश को राष्ट्रहित में एक खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इनकी बुराई करूँ, मेरी बुराई करूँ। उस वक्त वो दौर ऐसा था, तब भी हमने प्रयास किया। मैंने व्यक्तिगत हमारे मित्रों से, साथियों से, जो भी शिक्षा से मिलके हमने करीब 65,000 मास्क बंटवाए, करीब 35,000 हमने सैनिटाइजर बंटवाए। हमारी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर जहाँ जहाँ संभव था उनको भोजन कराया। यथाशक्ति था सब मुझसे भी जो योगदान हुआ, संस्थाएं जो करी थी उनको मैंने योगदान देने का प्रयास किया। पिताजी की जन्मदिन पे भी हमने कुछ बंटवाया। उसके अलावा राजेश अग्रवाल जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बड़ा अनुकरणीय काम किया। उन्होंने बदना और चौपाटी पे जो राहगीर आ रहे थे उनको भोजन व्यवस्था, खाना, उनके चप्पल, इस प्रकार पूरे संगठन ने मिलकर काफी प्रयास किया कि हम इस संकट की घड़ी में सामाजिक सेवा करें। एक वो पहलू रहा, लेकिन कोरोना अभी भी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म होना है। तो यह आग्रह मेरा आज भी सभी लोगों से, मैंने खुद ने भी इसलिए मास्क पहना है। मेरी खुद की इम्यूनिटी कमजोर है, मैं खुद कुछ साल पहले ऑपरेशन मेरा हुआ था। तो हमें ये आवश्यक रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से हम हमारी दैनिक दिनचर्या में सावधानी रखें ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो तमाम चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति के बाद अब आर्थिक हमें मजबूत अगर होना है, छोटे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो। जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बार बार बात होती है और विपक्ष उसका मजाक उड़ाता है, शायद उसको समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये इस वर्ग के लोग जो भी वापस से आके अपना रोजगार या अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता वित्तीय संस्थाओं के द्वारा हम देंगे।
और उस बात का फिर पुरजोर वर्चुअल रैली जब हुई तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी किया, बाकी तमाम हमारे प्रदेश तमाम लोगों ने उसको वोकल फॉर लोकल की बात हुई, लोकल टू ग्लोबल की बात हुई। ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं है, एक विजन है, एक दृष्टिकोण है, दूरदर्शिता है। और अगर आप दर्शन नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे नहीं तो आप करोगे कैसे? तो ये जैसे जैसे होने लगेगा इसका परिणाम दिखने लगेगा। मैं नहीं कहूँगा तत्काल दिखेंगे, लेकिन हाँ लेकिन फिर भी हम एक प्रयास कर रहे हैं पुनः इस पूरे भयावह संकट की घड़ी से बाहर निकल के हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और भी दूसरी बातें बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा सबसे आग्रह है कि आज की तारीख में हम इस मामले में कम से कम एक नीति जब जिसको करनी करे, कोई दिक्कत नहीं, जो उसकी बात कहेगा और जो मतदाता को करना करेगा। लेकिन जहाँ राष्ट्र का मामला हो, जहाँ क्षेत्र का मामला हो, जहाँ जनहित का मामला हो, देख रहे हैं और प्रयास यही है कि समग्र विकास हो। आने वाले दिनों में बदलाव विधानसभा में उपचुनाव होना है, आप भी वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी है, कांग्रेस में तो प्रत्याशियों की पोस्ट से तैयार हो गई है। आपका लगभग 20 से 22 वर्षों का राजनीतिक कैरियर है जो निर्दलीय से चालू हुआ था। आप वहां से 3 बार के विधायक रहे, विपक्ष में भी आप विधायक रहे, तब भी आपने दमदारी से बात रखी थी। अब तो आप पूर्व विधायक रहते हुए भी लोकप्रिय नेता हैं, वहाँ के अच्छे नेता माने जाते हैं, शालीन छवि के नेता माने जाते हैं। अब आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है, किस प्रकार का उम्मीदवार आपके सामने होगा तो आपकी जीत आसान होगी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरा कुछ नहीं है। जब तमाम पूरी कांग्रेस में आक्रोश था 27 दिसंबर 2018 को भी, और जब पूरी कांग्रेस पार्टी उस वक्त जो इकट्ठी हुई सब इस्तीफा दे रही थी, कांग्रेस के नेताओं के पुतले जला रही थी, उसमें सब थे, संजय पटेल से लेकर सोनी जी से लेकर हमारे बूथ के कार्यकर्ता संजू गार्डन में। तब भी मैंने कहा था, उसी दिन मैंने स्पष्ट कहा था कि आप लोग सब लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हो, मैं ही दे देता हूँ। उस वक्त मैंने खुले रूप से कहा था कि बदनावर पे ऐसी 1 लाख विधायक की कुर्बान है, क्योंकि वो भाव था। और जो भाव होता है, जनमत का भाव जब होता है, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो भी 84,499 मुझे मत मिले ये आप सब लोगों के अकेले के नहीं है। तो इस मत का अनादर हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं था। चुनाव में ही बनेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं कि राजवर्धन सिंह विधायक बनेगा या नहीं बनेगा। इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण नहीं था कि राजवर्धन सिंह मंत्री बने न बने, लेकिन एक बदनाव की अस्मिता की बात थी, भाव की बात थी। और आज अगर मंत्रिमंडल मिला है तो मुझे नहीं मिला, मैं प्रतीक रूप हूँ, क्योंकि एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहां बिठाया गया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है, आजादी के बाद आज तक के मध्य प्रदेश जानता था कि बदनावर कहाँ है और क्या है, और बदनावर का स्वरूप क्या है, और क्या इतने बड़े बड़े नेता आज तक भी बदनावर आए थे। कमलनाथ जी का उदाहरण ले लीजिए, आज शायद तो बदनावर पधार रहे हैं, पधारे होंगे, पधार गए होंगे। जो आदमी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नीचे पैर कहीं नहीं रखता था, जो बदनावर जीवन में कभी नहीं आया। एक बार चौपाटी से हमने उनका स्वागत किया था, हमारे अर्जुन सिंह जी के साथ थे, उस टाइम पर रात के 8 या 9 बजे, तभी वो बहुत जल्दी में थे, तो वो हमेशा जल्दी में रहते। आज उस आदमी को आके बदनावर के हृदय में बैठ के वहां सुनने की फुर्सत तो मिल रही है। और फुर्सत क्यों मिल रही है, इसमें भी उनका स्वार्थ नहीं था, क्योंकि वापस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप मानिएगा नहीं, जब मैंने लड़ झगड़ के पहले अनुपूरक में नर्मदा पारित कराई थी, तब से मैं उनको लगातार कह रहा हूँ कि साहब भाई करना कुछ नहीं, अब हमें आधे घंटे का समय चाहिए, हम उसको चालू कर देंगे, 3 साल में पूरी करा देंगे। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे तमाम आग्रहों के अलावा वो नहीं पधारे। वो जरूर वहाँ हनी बघेल जी के चले गए, सुरेंद्र सिंह जी बघेल जी के वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने बहुत टाइम दिया और बहुत तमाम उन्होंने बातें भी करी। और जबकि बघेल जी के यहाँ तो बाद में मंजूरी, हमने तो पहले करा, लेकिन वो बदनावर नहीं पधारे। तो आज जो आईना देखने जा रहे हैं, आज उन लोगों से कहने जा रहे हैं, और अधिकांश मेरी बुराई ही करेंगे मेरे ख्याल से, वहाँ पे जाके कोई ऐसी बात तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये पहले हो जाता, पहले कर लेते, तो ये चुनाव बदनावर को लड़ना है। अब बदनावर क्या ये चाहेगा कि बदनावर पे छिंदवाड़ा राज करे, बदनावर क्या ये चाहेगा बदनावर पे राघौर राज करे? अरे क्यों भाई, क्या हमारी पहचान नहीं है, कि हम समझदार नहीं है, कि हम अन्न नहीं खाते? मुझे ये कहा गया कि अरे हम राजपूत को नहीं बना सकते, तो क्या ये मेरे हाथ में था कि मैं किसके घर कहाँ पैदा हो जाऊं, मेरा पिता कौन है? तो मैं हो गया। लेकिन क्या मैं राजपूत हूं तो क्या मुझे अन्य समाज समुदाय के लोगों ने मताधिकार नहीं दिया? मेरे गांव में तो सब आदिवासी, मैं तो अकेला हूँ। तो मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा सब ये कोई कहने की बात हुई? आप एक तरफ से कांग्रेस का नारा लगाते हो, जात पे न पात पे मौलवी हाथ पे, तमाम चीजें होती है। जब इस चीज की बात आती तो आप ये कहते हो कि हाँ साहब, अगर नियम क्राइटेरिया है तो सिर्फ बदनावर के लिए है, वो राजगढ़ में लागू नहीं होता, वो छिंदवाड़ा में लागू नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं मानता हूं कि ये चुनाव बदनावर का ही और बदनावर ही लड़ेगा। आजादी के बाद आज पहली बार बदनावर को पहचान मिली है
और वो पहचान जब मिली है तो उस पहचान से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो छिंदवाड़ा मॉडल की बार बार बात होती है, वो छिंदवाड़ा मॉडल जो भी रहा होगा, मुझे तो स्वार्थ का मॉडल लगता है, क्योंकि वहां पे कर्ज माफी की बात करके कमलनाथ जी 16,000 करोड़ वहां ले गए छिंदवाड़ा के लिए, और जो 50,000 करोड़ की कर्ज माफी का एस्टिमेट था उसमें बजट में उन्होंने कर्ज माफी सिर्फ 6,000 करोड़ रखा। क्यों? 16,000 करोड़ में क्या वहां पे एयरपोर्ट की आवश्यकता ज्यादा जरूरी थी छिंदवाड़ा में? क्या वहां पे बड़े यूनिवर्सिटी की आवश्यकता ज्यादा जरूरी थी, या आपने जो वादा कर रखा था वो ज्यादा आवश्यकता है? 10 दिन में कर्ज माफी की बात हुई थी। अब वो आज फिर कह रहे हो, अरे साहब वो तो हम तो कर रहे थे लेकिन हटा नहीं सकता, और हमें फिर बना तो हम तो कर देंगे। अरे तो जब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट मन से, मैं भी सभा में था, राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन में 11 दिन 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी होगी, न होगी तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। और जब नहीं हुआ तो लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने खुद ने ये कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके किसानों से माफी मांगनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि करनी कथनी में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने तो तब भी कहा जो स्पष्ट कहा, अब भी कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। और एक और पत्रकार बंधु कल मुझसे मिले थे और इस चुनाव की बात कर रहे थे, तो मैंने तो तब भी कहा, मैंने कहा ऐसा कर लेते कि कमलनाथ जी मेरे साथ ही थे, हम एक ही गाड़ी में पूरे चुनाव को प्रचार करते हैं, हर गांव में उसी मन से वो बोले, उसी मन से मैं बोलता हूँ, वो उनकी बात करें, मैं मेरी बात करता हूँ, जनता को मात्रा को मान लें। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार अपनी परिभाषा समझाना चाहते हैं बदनावर को, लेकिन बदनावर की परिभाषा तो समझिए पहले कि क्या है। सही। आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनके साथ थे आप, उनके नेता थे, अब वहाँ पे कई नए नेता तैयार हो गए। उनका कहना है कि दत्ती गांव ने हम कार्यकर्ताओं के भरोसे के साथ विश्वासघात किया। अब वो आपको चुनौती देने के लिए एक रण में तैयार होकर, बिल्कुल आज जैसे आपने बताया कमलनाथ जी वहां है, आप तो भोपाल में, वो कमलनाथ जी तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ। उन कार्यकर्ताओं के साथ आप क्या मानते हैं कि आपने सही किया या उन्होंने आपके साथ ना आके गलत किया? शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं ठीक से। मैंने आपसे ये कहा कि जब 27 दिसंबर 2018 को सब कार्यकर्ता यहाँ आए, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने जाके पीसीसी में तोड़फोड़ करी, गाली गलौज करी, कांग्रेस के पुतले चला, और वहां पे उस दिन हमारा जुलूस निकलना था। चौपाटी पर मुझे रोका और मुझे ले गए, बोले नहीं हम कोई जुलूस निकालेंगे, पहले हम आपसे बात करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग है जी। और तमाम लोगों ने भाषण दिए और बोले हम सब कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया। तो मैंने उस वक्त कहा था, जब पूरे सब लोग कांग्रेस छोड़ रहे, मैंने कहा आप क्यों छोड़ रहे हो, आप क्यों छोड़, मैं इस्तीफा देता हूँ। तो मैंने तो इस्तीफा संजोग गार्डन में 27 दिसंबर 2018 को दिया था, अगले दिन जाकर मैंने दिल्ली दे दिया। तो मैंने किस कार्यकर्ता से नहीं पूछा, तो लाइव टेलीकास्ट पूरे मध्य प्रदेश में सरेआम किया मैंने, कोई कमरे में थोड़ी किया, सबके सामने किया, सबसे पूछ के किया और सबके कहने पे किया। और मैंने जो बात कह दी वो कह दी, उस पर आ रहा ना। उसके बाद कमलनाथ जी ने मुझसे बुला के कहा कि हाँ मैं ठीक करूंगा, अन्याय हुआ है, 6 महीने हम ठीक करेंगे, दुरुस्ती करेंगे। नहीं हुआ, फिर मैंने उनको लेटर दिया, लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय सिंह साहब से मैं मिला, राय साहब ने कहा कि मैं क्या करूँ, वो सुनते नहीं है, ठीक है साहब, उनसे मिलने गया। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो क्या सरेआम किया, सबसे पूछ के किया, सबसे बात करके किया। और अगर उस भाव से वो बदलते हो तो ठीक है, मैंने तो जो कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी आज कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ। अभी जाऊंगा तो अभी भी मैंने किसी को छोड़ा नहीं, कि घर जाने को तैयार है, जाऊंगा भी, बात भी करूंगा। कमलनाथ जी और बदनावर में तो अच्छी बात है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कम से कम पहली बार वो जमीन पे जाके अपनी जमीन तलाश तो रहे हैं, तो 20 साल से घूम रहे हैं और घूमेंगे। मेरे पिताजी ने तो जिए मरे वहीं पे आखिरी सांस उन्होंने ली, मेरी आखिरी सांस वहीं होंगे। ठीक है, बदनावर घर से मैं बात हूँ। एक पिछला चुनाव छोड़ दीजिए, बाकी मैंने जितने 4 चुनाव लड़े, छठा होगा, चारों चुनाव में पैदल पैदल घर घर गया हूँ, ये गाँव मेरे साथ, एक घर नहीं छोड़ता था। ये माकनी से हम चालू करते थे तो हम जाके भोपा बल्ली पर पैदल में चलता पूरा। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से मुझे गुरेज परहेज नहीं है। और इसमें अपने लोगों के पास जाके बात करने में क्या शर्म है, क्या गलत है। और मैंने और मेरे पिताजी ने जीवन में कभी कुछ गलत किया हो तो जनता जवाब देगी। फिर सरपंच बैठे हैं, आज से 5वां चुनाव है, 6ठा चुनाव होगा, पूछ लीजिए किसी सरपंच को बुला के, ये सरपंच बैठे हमारे साथ नहीं थे, तमाम लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। और जो नेता मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके जीवन का इतिहास देख लीजिए कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ है, उनके पास क्या था, क्या है, और यकीन कर लीजिए। तो मैं नहीं सोचता कि जो व्यक्ति मुझे जानता है
समझता है, पहचानता है, उसको किसी बात की भ्रम और भ्रांति। हाँ, जिन लोगों की महत्वाकांक्षा विधायक बनने की है, 15, 16, 17, 18, 20 जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर 2 लोगों को मैं छोड़ दूं, ईश्वर सिंह धानिया खेड़ी और कमल सिंह जी पटेल, जो मेरे साथ रहे, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग रहे, कभी कभी नहीं रहे, कभी वहां रहते थे, कोई तो लोग उनमें से ऐसे हैं जो जाके वहां पे गंदवानी में प्रचार करते थे। विधानसभा बंदौर में होता था, प्रचार गंदवानी में करते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मेरे सामने भी चुनाव लड़ लिए थे, और कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं कि जो मैं क्योंकि कांग्रेस में था तो वो भाजपा में थे, मैं भाजपा में गया तो कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे तमाम तरह के हमारे महान नेता हैं वहां पे, और सबका सम्मान है, सबका ठीक है, सबकी इच्छा है, गणतंत्र है, विचारों की अभिव्यक्ति आजादी सबको है, लेकिन किसी के विचारों की अभिव्यक्ति और आजादी अनर्गल हो, निराधार हो, सिर्फ एक महत्वाकांक्षा निहित उद्देश्य से भरी हो, तो उसका विरोध हम करेंगे। और स्पष्टीकरण तो हर व्यक्ति की हर बात का जवाब मेरे पास है। एक बड़े नेता है भाजपा के भंवर सिंह जी शेखावत, वो भी पूर्व विधायक रहे थे, आप भी पूर्व विधायक रहे थे। वो शुरुआत में जब आप भाजपा में आए थे हल्के से नाराज थे, आज वो कह रहे हैं खुले मंच से कि आप उनके भांजे हैं, वे आपके मामा हैं। क्या आपके बीच में जो मनमुटाव था, आपकी एक दूसरी पार्टी में आप चुनाव लड़े थे, वो मनमुटाव समाप्त हो जाएगा? वो आपकी मदद करेंगे? देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, भंवर सिंह जी जब पहले भी पधारे चुनाव लड़ने के लिए, और गजन ने तो उनके साथ काम किया है, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे, बड़े नेता। जब भंवर सिंह जी पहले भी पधारे तभी उन्होंने ही ये बात कही। किसी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं शेखावटी से आता हूँ, शेखावत और मेरी माता जी शेखावत। तो उस नाते उन्होंने कहा था वो शेखावतों के भानेज है, तो मैं हूँ भानेज, हालांकि वो कोई मेरे सभी मामा नहीं है, लेकिन उस नाते शेखावटी में हमारे एक अपना चरित्र है वहाँ का। और मेरे नाना भी रहे सार्वजनिक जीवन में, वो सांसद भी रहे, राष्ट्रीय महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, सालों साल राजस्थान मंत्री रहे, तो उस नाते उनका अपना एक संबंध रहा। तो भंवर सिंह जी ने ये बात फरमाई थी, तब भी आज भी फरमा रहे हैं। हाँ, चुनाव आमने सामने लड़े, लेकिन हमारा कोई मनभेद नहीं था। हाँ, वो लड़े उनकी पार्टी से, मैं लड़ा मेरी पार्टी से, उन्होंने उनकी बात कही, मैंने मेरी बात कही, होता है राजनीति। आज जब निर्णय हुआ, सिंधिया जी ने निर्णय लिया, हमने सबने मिलकर निर्णय लिया, और बदनावर की भावना के अनुरूप मैं तो पहले से ही कह चुका था। तो जब मैं आया तो भंवर सिंह जी से मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे आग्रह भी किया, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप आज अगर मैं आया हूं तो आप यहाँ वरिष्ठ हैं, मैं कनिष्ठ हूँ, मैं नया हूँ, आप पुराने हैं, स्वाभाविक तौर पे मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और मैं अपने आप को हर प्रकार से परिस्थिति अनुरूप और रीति नीति के अनुरूप प्रयास करूंगा कि मैं सबको साथ में चलूं। मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। उन्होंने मुझे कहा भी कि हाँ, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं, संगठन जैसा कहेगा हम करेंगे। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे भंवर सिंह जी का मत परिस्थितियोंवश कुछ किसी घटनाओं को लेकर हो सकता है, और वो उसकी बात संगठन से करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो वरिष्ठ नेता है, और अगर मेरा भाव अच्छा है तो उनका भाव खराब क्यों होगा। मैं उनको सम्मान दूंगा तो मुझे भी सम्मान मिलेगा, मैं नहीं दूंगा ये तो सभी पे लागू, अब हमारे दो पे भी लागू होगी। अगर मैं कहूंगा कि आइए पधारिए, ठीक है, तो आप ठीक है, अगर मैं कहूँगा हाँ हूँ तो आपको करे यार ये तो बड़ा जी बात, ये बातें ठीक से नहीं करता, वो तो एक संभाव होता है। और ये आपस के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। भंवर सिंह ने संगठन से बड़ा स्पष्ट कहा कि मुझे बीच में कोई बीचवान नहीं चाहिए, मैं तुमसे डायरेक्ट जहाँ से बात कर लूँगा। मैंने भी कहा बिल्कुल सही है, मैंने उनसे आग्रह किया कि जहाँ संभव जब संभव, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैंने ऐसा कार्य किया है जिससे वो बिल्कुल उनकी ऐसी नाराजगी हो। और बाकी राजनीतिक जीवन में अगर साथ चलना है तो सबको मिलकर ही काम करना है। आपने जब बेंगलोर में थे आप, तब एक सायरन अंदाज देखा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आपके नेता, उनके लिए आपने कुछ पंक्तियां कही थी, आप उनको नेता मानते हैं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कुछ सायरन अंदाज में क्या देंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? नहीं, आप मुझे बताइए कि ये शायराना अंदाज जरूरी होता है क्या? जरूरी होता है। क्यों? अच्छा लगता है। जब आपको सुना था, मैंने आपको वहां सुना, उसके बाद पड़ोस सुना, आपको वहां पे अंग्रेजी में बात करते हुए सुना, उसके बाद में अभी देखा कि खड़ी बोली में आपको बात करते हुए सुना, फिर अभी देखा गाँव में बात करते हुए सुना। तो इन सब के बीच आप सामंजस्य कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं आप?
एक आम आदमी के लिए इतना सामंजस्य बनाना मतलब होता नहीं है ऐसा, आप कैसे कर लेते हैं ये सब? नहीं, मैं जब छोटा था तो हमारी माता श्री है वो बड़ी धर्म परायण है, और आमतौर पर बच्चों को लोरी सुनाई जाती है तो बच्चे सो जाते हैं। हर माँ और बच्चों का वही रिश्ता होता है, चाहे वो घर कैसा भी हो। तो वो क्या करती थी कि वो हमें कहानियां सुनाती थी। नागराज, तक्षक, परीक्षित, भारत, राजा परीक्षित, कर्ण, तमाम ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक। होता क्या है कि जब बालावस्था में हम रहते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं कुशाग्र रहती है और वो ग्राह्यता बहुत ज्यादा होती है। आज मैं वो करना चाहूँ जो मैंने बचपन में मैं नहीं कर पाता, तो कुछ बातें साथ रह जाती हैं। और तब भी मैंने कहा था, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारी बातें थी, तो लंबी बात की जगह मैंने यही कह दिया था, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विपदा में रह के नाम किया। और एक और घटना, जब बच्चे पांडव जो वनवास से आ रहे थे तो लाक्षाग्रहण में तप तप कर सूरमा आए, कुछ और लिखा, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम कर्म प्रधान, हमारी पूरी व्यवस्था है, हमारे संस्कार है, हमारा धर्म हमें ये कहता है, ईश्वर हमें ये कहता है, तो हम अपना कर्म करें और फिर जैसा हमने किया है वैसा ईश्वर परम पिता हमें दे। और अच्छा बोया है तो अच्छा करें, नियत अच्छी है तो सब अच्छी है। जिस भाव से मैं इनके पास जाऊंगा वो भाव मुझे बताएंगे। और मेरा उद्देश्य हमेशा बड़ा साफ रहा है कि जिस दिन मैं राजनीति में भी आया, अकस्मात आया, और मेरी माता जी का बड़ा एक भाव था कि अन्याय हुआ है, और जो भी परिस्थितियां, तब बहुत पुरानी बात हो गई, मैं तो ज्यादा समझ भी नहीं थी मुझे। तो ऐसे एक दिन बीच में मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार, कुसुम सिंह तुम्हारी माता है, प्रेम सिंह तुम्हारे पिता हैं, अशोक तुम्हारा भाई है, गुप्ता तुम्हारी बहन है, वो तो जो थे वो तुम्हारी चॉइस नहीं थी। लेकिन अब ये तुम अपनी इच्छा से यहाँ जहाँ जा रहे हो, ये आपका परिवार है, तो प्रयास करो। और मैं प्रयास करता हूँ। अर्जुन सिंह जी हमारे से नाराज थे किसी कारण से, जाकर तो मैं इनके घर गया। क्यों मैं इनके घर गया? उम्र में हम बराबर होंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतने साल मुझे सम्मान दिया है, मेरे पिताजी पे सिरोपा जो इनके पिताजी ने बांधा वो इन्होंने मेरे सर पे बांधा, और कई सालों तक बांधा, तो मैं फिर इनके परिवार का मुखिया हो गया। और अगर ये आहत हैं और अगर ये किसी चीज से पीड़ित हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके पास जाऊँ और मैं पहल करूँ, मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो दो कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो पारस्परिक रिश्ते बहुत अहमियत के होते हैं, और जहाँ रिश्ता स्वार्थ का हो जाता है तो सड़ने लगता है, जैसे कैंसर हो जाता है या काट के फेंकना पड़ता है। तो दिन क्यों आए कि हमें अपने जीवन से किसी प्रिय और बहुत जिससे हमारा लगाव रहा, उससे हमारे पीढ़ियों के रिश्ते रहे, उसको हमें अलग करना पड़े, अपने से काटना पड़े। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरे कार्य से या मेरे किसी कहने से या मेरे जाने अनजाने में अगर कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो, और अगर मुझे तब विदित नहीं थी और अब विदित है, और तब ज्ञात नहीं थी और अब ज्ञात है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जाकर सुधारूं और थोड़ा सा प्रयास करूं। इसमें बड़ा छोटा क्या होता है, अपना तो अपना होता है। कृष्ण सुदामा में कोई समानता वैसे नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक अकार हुआ। शबरी राम में कोई वैसे समानता नहीं थी, लेकिन उनका अंतःकरण इतना शुद्ध था, भाव इतना अलौकिक था कि वो आज तक लोग कहते हैं कि राम ने शबरी की। ये आजीवन उदाहरण बन जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा धर्म और संस्कृति और सब हमें दे गए, सिखा गए हैं, तो उसका हम अनुकरण करें, उसका हम आत्मसात करें। और क्षणिक है सब कुछ, ये मैं मंत्री हूँ तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो इनकी वजह से इन्होंने बनाया है। हाँ, बदलाव के लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए है कि तमाम अपेक्षाएं, तमाम कार्यक्रम और ये क्षेत्र का सम्मान है, राजवर्धन सिंह का सम्मान नहीं है। उस नाते मेरा कर्तव्य और ज्यादा बढ़ता है, मेरी मेहनत और ज्यादा बढ़ती है, और मेरी जवाबदारी और ज्यादा बढ़ती है।
तो ये थे हमारे साथ बदनावर के लोकप्रिय जन नेता राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जो हाल ही में कैबिनेट मंत्री से इनको मध्य प्रदेश शासन में नवाजा गया है। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। धन्यवाद।